विद्यार्थियों, आज हम प्रधानमंत्री पर चर्चा करेंगे। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई है और इसमें कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित की गई हैं। किंतु राष्ट्रपति जो है वो औपचारिक ही है और व्यवहार में उसकी समस्त शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री ही करता है। प्रधानमंत्री जो है वो को राज्य रूपी जहाज का चालक कहा गया है। उसे संपूर्ण संविधान का आधारशिला कहना अधिक उपयुक्त होगा। यदि मंत्रिमंडल शासन का आधार बुद्धि और इच्छा है तो मंत्रिमंडल रूपी मेहराब का मुख्य प्रस्तर है। वस्तुतः मंत्रिपरिषद के भीतर तथा उससे भी अधिक उसके बाहर सबसे अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति प्रधानमंत्री ही है। यही वह व्यक्ति है जो आरंभ से ही मंत्रिपरिषद के निर्माण से उन विषयों से जिनसे मंत्रिपरिषद विचार विमर्श करती है, मंत्रिपरिषद एवं राष्ट्रपति और संसद के आपसी संबंधों और मंत्रिमंडलीय नियंत्रण के अंतर्गत प्रशासन यंत्र में समन्वय से संबंध है। डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में वास्तव में प्रधानमंत्री संपूर्ण तंत्र की धुरी है। विलियम हॉर्टकोट ने बहुत पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री के संदर्भ में कहा था कि प्रधानमंत्री नक्षत्रों के बीच चंद्रमा है। लॉर्ड मार्लन ने भी यह मत व्यक्त किया था कि वह समान पदों वालों में प्रथम है। परंतु राजनीतिक संस्थाओं के बदलते परिवेश में ब्रिटिश प्रधानमंत्री के पद की महिमा बदल गई है और उसके संबंध में ये दोनों उक्तियां व्यर्थ हो गई हैं। अब तो हम्फ्री बर्कले इस अभिमत में ब्रिटिश प्रधानमंत्री की वस्तुस्थिति प्रकट करते हैं। वेस्टमिनिस्टर में संसदीय प्रजातंत्र समाप्त हो चुका है। ब्रिटिश व्यवस्था मूलतः दुर्गुण प्रधानमंत्री के पास राज्याध्यक्ष से भी अधिक शक्तियों का होना है। भारत जो प्रधानमंत्री पद के लिए जो संविधान में भारत में कोई विशिष्ट योग्यता निर्धारित नहीं की गई है, वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। यदि वह संसद का सदस्य नहीं है तो 6 माह के भीतर उसे संसद का सदस्य ग्रहण कर लेनी चाहिए, अन्यथा उसका पद रिक्त समझा जाएगा, है ना। संवैधानिक दृष्टि से प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। इस संबंध में राष्ट्रपति को स्वयं विवेक प्रयोग करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, क्योंकि उसे बहुमत दल के नेता को ही सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना पड़ता है। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो यह अत्यंत हास्यास्पद काम हो जाता है। और संसदीय सरकार की सुव्यवस्थित पद्धति के अनुसार लोकसभा का बहुमत दल अपने नेता के चुनाव अथवा निर्वाचन का निर्णय लेगा और इस निर्णय के आधार पर राष्ट्रपति उसे प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। प्रधानमंत्री की जो कार्यों और शक्तियों के संदर्भ में हम देखते हैं तो श्री नेहरू ने कहा था कि प्रधानमंत्री के दायित्वों के संदर्भ में 30 जुलाई 1957 को कहा था कि मैं जानता हूं कि प्रधानमंत्री के क्या कर्तव्य हैं और संविधान के अंतर्गत प्रधानमंत्री उस कील के सदृश है जो सरकार रूपी चक्र की धुरी पर लगी है और चक्र को गिरने से रोके रहती है। प्रधानमंत्री के कार्य इतने अधिक और इतने विविध प्रकार के हैं कि उन्हें एक स्थान पर सूचीबद्ध करना बड़ा कठिन है। वह सरकार की नीतियों का प्रमुख प्रवक्ता एवं राष्ट्र का नेता है। उसकी कुछ शक्तियों का संक्षेप में हम इस प्रकार से अध्ययन कर सकते हैं कि पहला जो है वह प्रधानमंत्री जो है मंत्रिमंडल का मुखिया होता है। तो प्रधानमंत्री जो है और मंत्रिमंडल के कार्यों के संदर्भ में अंबेडकर ने कहा था, प्रधानमंत्री वास्तव में मंत्रिमंडल के भवन के वृत्त खंड की मुख्य आधारशिला है और जब तक हम उक्त पद को इतनी अधिक अधिकारपूर्ण स्थिति प्रदान न करें कि वह विवेक से मंत्रियों की नियुक्ति तथा पदच्युति कर सके, तब तक मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व प्राप्त नहीं हो सकता। मंत्रियों की नियुक्ति और पदच्युति में राष्ट्रपति का कोई हाथ नहीं होता, क्योंकि संविधान में स्पष्ट उल्लेखित है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सम्मति से ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा और प्रधानमंत्री को अपने सहयोगियों के चयन की पूर्ण स्वतंत्रता है, क्योंकि मंत्रिपरिषद के साथ उसी को कार्य करना है। प्रधानमंत्री किसी मंत्री के कार्यों या आचरण से असंतुष्ट होने के कारण उससे त्यागपत्र मांग सकता है।
वस्तुतः प्रधानमंत्री जो है किसी मंत्री को पदोन्नति या पदावनति कर सकता है। मंत्रियों के बीच जो है विभागों का वितरण भी प्रधानमंत्री ही करता है। प्रधानमंत्री ही मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करता है। उसके द्वारा मंत्रिपरिषद की कार्य सूची निर्धारित की जाती है। मंत्रिपरिषद की सारी गतिविधियों एवं कार्यवाहियों का संचालन प्रधानमंत्री ही करता है। यद्यपि मंत्रिमंडल के में जो है निर्णय मतदान के आधार पर लिए जाते हैं, परंतु प्रधानमंत्री का प्रभाव एवं सलाह पर निर्णय पहुंचने में निर्णायक होते हैं। प्रधानमंत्री ही मंत्रिपरिषद की एकता एवं सुदृढ़ता कायम रखता है। उसे मंत्रियों में यह भावना पैदा करनी होती है कि हम सब एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं। मंत्रियों में यदि कोई मतभेद उत्पन्न हो जाता है तो प्रधानमंत्री मध्यस्थता के द्वारा उनमें पुनः एकता स्थापित करता है। वह किसी भी मंत्री से उसके विभाग की सूचना मांग सकता है और इस प्रकार जो है प्रधानमंत्री समस्त मंत्री परिषद एवं का प्रशासन, निरीक्षण, नियंत्रण करता है और वह उस कड़ी के सदृश है जिसके द्वारा समस्त प्रशासन को एक सूत्र में बांधा जा सकता है। मंत्री परिषद तथा प्रशासन का मुख्य होने के नाते प्रधानमंत्री विभिन्न मंत्रालयों में समन्वय स्थापित करते हुए शासन की विभिन्न क्रियाओं को एक दूसरे से संबद्ध करता है। और यह कहना सत्य ही है कि प्रधानमंत्री मंत्री परिषद के निर्माण, जीवन तथा मृत्यु का केंद्र बिंदु है। प्रधानमंत्री भारत की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में जो दूसरा जो उसका महत्वपूर्ण कार्य है वो है भारत में जो है वह प्रधानमंत्री और संसद है ना। तो प्रधानमंत्री जो है लोकसभा का नेतृत्व करता है। लोकसभा में बहुमत दल का नेता होने के कारण प्रधानमंत्री कई महत्वपूर्ण कार्य करता है, जैसे कि शासन की नीतियों एवं मुख्य कार्यों की घोषणा लोकसभा में प्राय प्रधानमंत्री ही करता है। लोकसभा के सदस्यों द्वारा गंभीर मामलों पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर प्रधानमंत्री ही देता है और जब मंत्रियों द्वारा संसद का संतोषपूर्वक उत्तर नहीं दिए जाते हैं तब प्रधानमंत्री को अंतिम प्रवक्ता और नीति के स्रोत में देखते हैं। शासकीय विधेयकों को प्रधानमंत्री के सलाह के अनुसार ही तैयार किया जाता है और देश की वित्त व्यवस्था और वार्षिक बजट को निर्धारित करने में भी प्रधानमंत्री का हाथ होता है। अपने दल की नीतियों का क्रियान्वयन कराने और दल में अनुशासन और एकता कायम रखने हेतु प्रधानमंत्री दलीय सचेतक के माध्यम से आदेश प्रसारित करता है और इस प्रकार जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति साधारणतः लोकसभा को भंग करता है। संसद में बहुमत दल का नेता होने के कारण प्रधानमंत्री आवश्यक विधि निर्माण करवा सकता है। संविधान संशोधन करवाना भी प्रधानमंत्री की ही इच्छा का परिणाम होता है, परंतु विधि निर्माण और संविधान संशोधन का निर्णय लेते समय प्रधानमंत्री को लोकमत और संसदीय विपक्ष की मनोभावनाओं को ध्यान में रखना होता है और वह संसद के प्रति उत्तरदायी होता है और संसद अविश्वास के प्रस्ताव के द्वारा उसे पदच्युत कर सकती है या अपदस्थ कर सकती है। तीसरा अगला जो इसका जो महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। भारत की संविधान की कार्यप्रणाली से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि राष्ट्रपति नाम मात्र का औपचारिक प्रधान है और वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री ही है। अंबेडकर ने संविधान निर्मात्री सभा में कहा था, हमारे राष्ट्रपति की वही स्थिति है जो ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत सम्राट की है। वह राज्य का प्रधान है किंतु कार्यपालिका का नहीं। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है किंतु राष्ट्र का शासन नहीं करता। वह राष्ट्र का प्रतीक है। राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता, इसलिए वह बैठक में भाग नहीं लेता। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच एक कड़ी के सदृश कार्य करता है। आ रहा है समझ में कि कैसे कड़ी के सदृश कि जो संसद के और मंत्रिमंडल के जो निर्णय होते हैं उनको वह उससे अवगत कराता है।
हमारे संविधान में प्रधानमंत्री का इसी प्रकार की भूमिका का अनुच्छेद 1978 के अंतर्गत मान्यता दी गई है। इस अनुच्छेद 78 के अंतर्गत मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णय प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को प्रेषित किए जाएंगे और इस प्रकार प्रधानमंत्री संसद की पूरी जानकारी राष्ट्रपति को देते हैं, जिससे कि वह कड़ी बन जाता है जो राष्ट्रपति और संसद को जोड़ती है। और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पारस्परिक संबंध जो है अनेक तत्वों, राजनीतिक परिस्थितियों, तत्कालिक घटनाओं पर भी निर्भर करते हैं और संगठन में दोनों की लोकप्रियता, राजनीतिज्ञों के राष्ट्रपतीय भूमिका के बारे में विचारों तथा प्रधानमंत्री के दल, कैबिनेट, संसद और राज्यों में जनता के स्थान से निर्धारित होते हैं। भारतीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में जो है ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भवन में एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व का होना पसंद करता है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री और का अपना दल के संदर्भ में भी उसकी भूमिका होती है कि प्रधानमंत्री से मतभेद होने पर दल के अध्यक्ष को सदैव मुंह की खानी पड़ती है ना। तो इसलिए जो है दल के में जो है प्रधानमंत्री की भूमिका 3 तथ्यों पर निर्भर करती है। प्रधानमंत्री और दलीय अध्यक्ष में से किसने किसके चुनाव में क्या भूमिका अदा की है। दूसरी, प्रधानमंत्री संसदीय दल की शक्ति का मूल स्रोत है ना। और इस बात को नेहरू जी के नेतृत्व में संसदीय दल का व्यवहार उन स्कूली बच्चों के समान था जो शिक्षकों से डरते थे और उसकी बात ध्यान से सुनते थे। और तीसरा, प्रधानमंत्री को जनता का समर्थन और विश्वास प्राप्त है। क्या प्राप्त है ना। इंदिरा गांधी जी को जन समर्थन प्राप्त होते ही 1969 में दल विभाजन के समय उन्होंने रूढ़िवादी नेताओं की अधिक चिंता नहीं की थी। तो इस तरह से प्रधानमंत्री की जो दल की भूमिका क्या रहेगी वह इन परिस्थितियों पर निर्भर करता है। प्रधानमंत्री नीति निर्माण के संदर्भ में उसकी भूमिका पे हम चर्चा करें तो वह राष्ट्र के नीति निर्माता के रूप में अत्यंत प्रभावशाली है ना। आज जो है प्रधानमंत्री का सचिवालय देश की नीति निर्धारण का प्रधान स्रोत है और यदि अन्य मंत्रियों ने प्रधानमंत्री की जानकारी के बिना कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले लिया है तो उसमें परिवर्तन की बहुत अधिक संभावना रहती है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, संवैधानिक संशोधन आदि जितने भी क्रांतिकारी निर्णय लिए गए वे सब प्रधानमंत्री के ही निर्णय थे, है ना। तो इस प्रकार जो है प्रधानमंत्री ही नीतियों का निर्धारण करता है। वह इन सब नीतियों में वह सरकार का प्रमुख वक्ता होता है। वह महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भाग लेता है तथा देश की नीतियों को स्पष्ट करता है। राष्ट्र के नाम के संदेश में वह जनता के समक्ष अपनी सरकार की नीतियों को प्रस्तुत करता है। तो इस प्रकार आज हमने प्रधानमंत्री की शक्तियों के बारे में कुछ चर्चा की। बाकी की शक्तियों पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।